यूट्यूब चैनल परीक्षा सहपाठी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं रितु। चलिए आज से हम जो अपनी तैयारी करेंगे यूजीसी नेट लाइब्रेरी साइंस की हम प्रिपरेशन करेंगे, अपनी तैयारी करेंगे। जैसे कि आपको पता है आपका जो एग्ज़ाम होना है नेट का, ये आपका एग्ज़ाम 6 दिसंबर से लेके 22 दिसंबर तक आपका एग्ज़ाम चलने वाला है। चलिए पूरा अभी हमारे पास 1 महीना बचता है। इसमें हमें अपने जितने भी ओल्ड पेपर है वो सारे अपने देखने हैं। अगर आपको ओल्ड पेपर की बुक चाहिए, प्रीवियस ईयर के पेपर अगर आपको चाहिए, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको मिल जाएगी। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। स्क्रीन पर आपको दिख ही रही होगी। दोनों बुक आपके लिए अवेलेबल है, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। अगर आप हिंदी में परचेज़ करना चाहते हो तो ये आपकी हिंदी में बुक है लाइब्रेरी साइंस की, और इधर आपकी इंग्लिश में, दोनों मीडियम में आपको अपनी बुक मिल जाएगी। ओल्ड पेपर अगर आपको करने, अगर आप हिंदी में पढ़ना चाहते हो तो हिंदी की बुक आप परचेज़ कर लीजिए, और इंग्लिश में आप पढ़ना चाहते हो ओल्ड पेपर तो इंग्लिश की बुक आप परचेज़ कर लीजिए। 10 ईयर ये है आपका, जिसमें 2012 से लेके 23 तक के सभी पेपर आपको मिलेंगे। 2012 से 23 तक के सारे ओल्ड पेपर आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। चलिए बुक की जो कीमत रखी गई है, बुक की कीमत आपकी 100 रुपये रखी गई है। तो 100 रुपये में आपको 12 से 23 तक के सभी पेपर मिलेंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। हिंदी में पढ़ना चाहते हो तो आप हिंदी की बुक परचेज़ कर लीजिए, और इंग्लिश में अगर आप ओल्ड पेपर पढ़ना चाहते हो तो इंग्लिश के आप परचेज़ कर सकते हो। दोनों बुक आपके लिए अवेलेबल है। चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए अपनी क्लास की ओर चलते हैं। आज देखिए सबसे पहले हम अगर इसमें देखिए, यहाँ पर आपको दिया गया है 150। इसका जो प्राइस आपको दिया गया है, अभी आपके लिए ऑफ़र चल रहा है तो ऑफ़र में ये आपका 150 ना होकर 100 का ये आपका है। तो 100 रुपये में मात्र 100 रुपये, यानी 100 रुपये में आपको ये बुक मिल जाएगी ओल्ड पेपर, जहाँ पर आपको 12 से लेके 23 तक के सभी पेपर मिलेंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। चलिए इसके अगर हम सिलेबस की बात करें तो ये इसका सिलेबस है। जो आपका सबसे पहले जो पेपर आपका आएगा तो जनरल पेपर, जो पेपर फर्स्ट आपका है, और पेपर 2 जो आपका सब्जेक्ट होता है, तो इसमें सब्जेक्ट आपका 100 नंबर का आएगा, और जो जनरल पेपर है आपका वो 50 नंबर का आपका आता है। तो टोटल जो आपका पेपर आता है वो 150 का आता है। 150 क्वेश्चन होते हैं और 150 मार्क्स के होते हैं। जो ड्यूरेशन है एग्ज़ाम का वो 3 आवर्स होता है। 3 घंटे का आपका एग्ज़ाम चलने वाला है। कोई भी नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं रहती। अगर आपने कोई भी आंसर आपने इनकरेक्ट लगाया है तो उसके लिए आपका कोई भी एक्स्ट्रा मार्क्स आपका नहीं कटेगा। इसमें नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं है। ये इसका सिलेबस आपका इसमें दिया गया है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको सिलेबस मिलने वाला है यूजीसी नेट में। तो ये आपका हिंदी का सिलेबस है, और यहाँ पर आपका इंग्लिश का सिलेबस इसमें सभी आपका मेंशन किया गया है। टोटल जो यूनिट आपकी है जो एग्ज़ाम में पूछी जाती है, 10 यूनिट आपकी है। 10 यूनिट आती है, 10 की 10 आपको इसमें मेंशन की गई है कि कौन सी यूनिट से क्या क्या टॉपिक आपको पढ़ने होते हैं। चलिए अगर आप जो आपको ये स्कैनर दिया गया, आप इसको स्कैन करोगे तो आप जो यूट्यूब चैनल है परीक्षा सहपाठी, आप इसे स्कैन करके देख सकते हैं। यूट्यूब चैनल पर आप पहुंच जाओगे। ये आपका प्रस्तावना प्रिम्बल्स वगैरह दिया गया है। ये आपके ओल्ड पेपर आपको दिया गया है, कौन कौन सा आपको ओल्ड पेपर इसमें मिलने वाला है, जो कंटेंट आपको दिया गया है। तो इसमें देखिए यहाँ पर आपको पेपर आपको मिल जाएंगे, कौन कौन सा पेपर आपके लिए अवेलेबल है, कौन कौन सा पेपर आपको दिया गया है। तो सारे पेपर आपको मिलेंगे। 11 का है, 12 हो गया, 12 के सभी पेपर है, 13 के हैं, 14 के, 15 के, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 और 23। तो सारे पेपर आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, 21, 22 और 23। तो सारे के सारे पेपर आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। ये आपके ओल्ड पेपर है, प्रीवियस ईयर का सोल्ड क्वेश्चन पेपर। चलिए अब हम क्वेश्चन फर्स्ट की अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट आपका है, चलिए अब जो हमारा पेपर है ये हम जो यूजीसी नेट हिंदी के हम ओल्ड पेपर करेंगे। इसमें जो यूजीसी नेट लाइब्रेरी साइंस है, पुस्तकालय विज्ञान का जो पहला पेपर आज हम करेंगे। पहला पेपर हमारा जो प्रीवियस ईयर का पेपर है, जून में जो आपका पेपर 2 हुआ था 2011 में जो आपका पेपर हुआ था वो पेपर हम करेंगे। चलिए एक एक क्वेश्चन इसमें देखते हैं अपना। फर्स्ट क्वेश्चन अब आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट,
डबलिन कोर क्या है? तो क्वेश्चन फर्स्ट में क्या पूछा गया है, जो डबलिन कोर है वो क्या है? ऑप्शन ए विषय वस्तु प्रबंध औजार, रॉन्ग आंसर है। ऑप्शन बी ई पुस्तकालय सॉफ्टवेयर, ये भी रॉन्ग है। तो इसमें पूछा गया है जो डबलिन कोर है उसका पूछा गया है कि व्हाट इज डबलिन कोर। तो डबलिन कोर है क्या? तो डबलिन कोर इसमें पूछा गया है कि डबलिन कोर है क्या? या पहले ऑप्शन में आपको दिया गया विषय वस्तु। विषय वस्तु क्या होता है? आपका कंटेंट, और प्रबंधन यानी जो मैनेजमेंट होता है, और औजार क्या है? जो आपके टूल होते हैं, जो इक्विपमेंट यानी औजार, जो आपके टूल्स वगैरह होते हैं। ई पुस्तकालय सॉफ्टवेयर, ये भी आपका रॉन्ग आंसर है। ऑप्शन सी है वर्णक, आंकड़ा, मेटा डाटा, मानक, ये आपका राइट आंसर है। ऑप्शन डी इंटरनल प्रोटोकॉल, रॉन्ग। तो डबलिन कोड क्या होता है? डबलिन कोड जो है वो मेटा डाटा स्टैंडर्ड होता है, मेटा डाटा मानक होता है, या फिर वर्णक आंकड़ा होता है। क्वेश्चन फर्स्ट का ऑप्शन सी राइट आंसर है। क्वेश्चन फर्स्ट का ऑप्शन सी क्या है? आपका राइट आंसर है। तो डबलिन कोड क्या है? एक मेटा डाटा स्टैंडर्ड है, मेटा डाटा मानक है। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है, परलेखों के अभिलेखीकरण हेतु सांस्थानिक अभिलेखागार के समक्ष इस समय सर्वाधिक महत्वपूर्ण समस्या कौन सी है? यानी जो परलेख आपके हैं क्या, तो इसमें पूछा गया है परलेखों का जो अभिलेखीकरण हेतु होता है, जो सांस्थानिक यानी जो इंस्टीट्यूशनल रेस्पॉन्सिव रिपोजिटरी जो होता है वो आर्चिविंग किसके लिए, यानी सबसे सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण समस्या पूछी गई है कौन सी, यानी जो इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम होती है कौन सी इसमें आती है? ऑप्शन ए अवेलेबिलिटी यानी उपलब्धता। ऑप्शन ए क्या आपका? उपलब्धता, अवेलेबिलिटी रॉन्ग है। ऑप्शन बी दुर्लभता, ऑप्शन बी क्या है? दुर्लभता, ये भी रॉन्ग है, यानी रेयरिटी। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी है कॉपीराइट समस्या। तो कॉपीराइट का जो इशू होता है क्या होता है? जैसे आपने देखा भी होगा कि कॉपीराइट का, जैसे यूट्यूब पर भी आपका क्या है, कॉपीराइट में आपका चले जाता है। अगर आप कॉपीराइट यानी किसी का कॉपी हुआ तो कॉपीराइट की जो प्रॉब्लम होती है, जो इशू होते हैं वो होती है। इसमें राइट आंसर आपका ऑप्शन सी है। ऑप्शन डी लेखक का विरोध, ये भी गलत है, यानी आप जो ऑथर्स है उसके रेसिस्टेंस, तो लेखक का विरोध भी इसमें गलत होगा। राइट आंसर क्या है? इसमें कॉपीराइट का जो इशू होता है, जो प्रॉब्लम होती है कॉपीराइट की, वही इसका सही आंसर है। तो क्वेश्चन सेकंड का राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन सी। कॉपीराइट की जो प्रॉब्लम होती है वो फेस करने को इसमें मिलती है, तो वो क्या है? इम्पोर्टेंट आपका है। सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट क्या है? कॉपीराइट की समस्या इसमें है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन थर्ड, भारतीय कॉपीराइट कानून विधि, जो भारत है यानी इंडियन कॉपीराइट जो लॉ है उसके अनुसार कॉपीराइट प्रतिलिपि अधिकार कब तक के लिए दिया जाता है? तो कब तक के लिए दिया जाता है? अगर आप इंडियन जो कॉपीराइट लॉ है तो कॉपीराइट की जो गारंटीड है वो कब तक है? तो कॉपीराइट गारंटीड फॉर, तो ये जो कब तक के लिए इसमें दिया गया है कॉपीराइट का जो कानून है। चलिए अब इसके एक एक करके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए, तो कब तक के लिए दिया गया है? सबसे पहले जो आपका इंडियन कॉपीराइट लॉ है, कौन सा लॉ? जो इंडियन कॉपीराइट लॉ है, इंडियन कॉपीराइट लॉ। तो इंडियन जो कॉपीराइट लॉ है इसकी जो गारंटीड है वो कब तक है? ये कब तक के लिए आपका है? तो ये है कितने साल तक के लिए? ये जो ईयर है 60 ईयर्स यानी 60 साल आफ्टर द डेथ ऑफ द ऑथर, यानी जो ऑथर है, ऑथर की जो लेखक है उसके डेथ यानी 60 साल तक के लिए इसमें। तो ऑप्शन है आपको दिया गया पुस्तक का प्रकाशन हो जाने के बाद 50 वर्षों के लिए, रॉन्ग। यानी जो पुस्तक है, जो बुक है वो पब्लिश्ड हो गए, पुस्तक का जब प्रकाशन किया गया, जो बुक्स है उसको पब्लिश कर जाने के बाद भी क्या 50 साल तक, रॉन्ग आंसर है। ऑप्शन बी लेखक की मृत्यु के पश्चात 50 वर्षों के लिए, ये भी रॉन्ग है। कितने साल के लिए? 60 साल के लिए। ऑप्शन सी
पुस्तक के प्रकाशन के बाद 60 वर्षों के लिए, ये भी रॉन्ग है। राइट आंसर क्या है इसमें जो कॉपीराइट का है, यानी लेखक की मृत्यु के बाद 60 वर्षों के लिए, ये इसका राइट आंसर है। यानी जो ऑथर है उसकी जो डेथ हो गई तो उसके डेथ के 60 ईयर्स के बाद, यानी कॉपीराइट जो है आपका जो दिया गया है ये 60 साल, अगर जो लेखक है उसकी जो मृत्यु के 60 साल बाद आप इसको कॉपी कर सकते हैं। 60 साल से पहले इसको आप कॉपी नहीं कर सकते। तो वैलिड जो गारंटी दी गई है इसकी जो कॉपीराइट का जो लॉ है, जो इंडियन कॉपीराइट लॉ है, उसमें जो गारंटी दी गई है वो 60 साल दी गई है। किसके? जो ऑथर है, जो लेखक होता है, उसकी मृत्यु के 60 साल बाद। तो लेखक की मृत्यु के 60 साल बाद की इसमें आपको गारंटी दी गई है। तो इसका ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड जो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कॉपीराइट इशू। तो कॉपीराइट इशू से क्वेश्चन आपका बनता ही बनता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आजकल आपने देखा भी होगा, जैसे अभी कुछ टाइम पहले ही क्या हुआ था, जो आप एग्ज़ाम पूरा आपका जो चैनल है एग्जामपुर में आपका ये कॉपीराइट का आपका आया था, यूट्यूब चैनल उनका बैन कर दिया गया था। फिर उसके बाद बहुत सारी उन्होंने मेल वगैरह किए, तब जाके उनका जो चैनल है वो दोबारा से आपका चला। लेकिन पहले क्या कर दिया गया था, कॉपीराइट इशू की वजह से 3 कॉपीराइट जो इशू है उसके बाद जो चैनल है वो बंद कर दिया गया था। कि कॉपीराइट इशू क्या, यानी किसी की जो चीज़ होती है उसका क्या आप उस चीज़ को कॉपी नहीं कर सकते, एज इट इज़ आप उसको नहीं पढ़ा सकते। तो कॉपीराइट इशू यूट्यूब पर भी आपका है। तो चलिए नेक्स्ट, अब हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4। NAAC क्या संकेत करता है? जो NAAC है स्टैंड फॉर, तो NAAC की इसमें संकेत करता है, यानी NAAC की आपकी डेफिनेशन पूछी गई। सिंपली क्या पूछा गया क्वेश्चन 4 में, जो NAAC है इसकी डेफिनेशन क्या होगी? तो NAAC क्या संकेत करता है, या फिर इसकी जो डेफिनेशन है वो NAAC स्टैंड फॉर, तो डेफिनेशन क्या होगी इसकी? NAAC की जो डेफिनेशन होती है ये आपकी है नेशनल, डेफिनेशन क्या होती है? नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। जो NAAC है, ये क्वेश्चन भी आपका इम्पोर्टेंट है, NAAC से भी क्वेश्चन बनता है। तो NAAC स्टैंड फॉर, NAAC की डेफिनेशन होती है नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल, ऑप्शन ए है। चलिए अब ऑप्शन देखते हैं, कौन सा ऑप्शन में आपको सेम डेफिनेशन दी गई है, यानी जो नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशनल काउंसिल कौन सी ऑप्शन में आपको दिया गया है, वही ऑप्शन आपका सही होगा। तो ऑप्शन है आपका नेशनल एक्रेडिटेशन एंड अथॉरिटी काउंसिल, रॉन्ग आंसर है ऑप्शन बी नॉर्दर्न एक्रेडिटेशन एंड अथॉरिटीज कमेटी, ये भी रॉन्ग है। ऑप्शन सी नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशनल काउंसिल राइट आंसर है, बिल्कुल सेम आपके डेफिनेशन जो आपको बताई गई है, नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल बिल्कुल राइट है। ऑप्शन डी है आपका नॉर्दर्न असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल, ये रॉन्ग है। तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशनल काउंसिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th। क्वेश्चन 5th है स्थानीय वैभिन्न सिद्धांत। जो सिद्धांत है, जो प्रिंसिपल है, सिद्धांत यानी जो प्रिंसिपल होता है, किसमें मुख्यतः अनुप्रयोज्य होता है? तो बताना आपको, जो स्थानीय यानी जो लोकल होते हैं, यानी स्थानीय विभिन्न इसमें पूछा गया है। जो लोकल वेरिएशन होता है, जो लोकल वेरिएशन पूछा गया है, इसमें जो प्रिंसिपल है वो किस में, यानी मेनली जो मुख्यतः, यानी मुख्यतः को क्या बोला जाता है? मेनली अनुप्रयोज्य होता है, यानी एप्लीकेबल होता है। तो मेनली जो एप्लीकेबल होता है वो किस में होता है? ऑप्शन ए सूचीकरण, ऑप्शन ए क्या आपका? सूचीकरण। तो सूचीकरण क्या होता है? ऑप्शन ए रॉन्ग, ऑप्शन ए क्या आपका? सूचीकरण बिल्कुल राइट है, यानी कैटलॉगिंग। सूचीकरण क्या, यानी कैटलॉगिंग इसमें आपका हो गया। तो कैटलॉगिंग, कैटलॉगिंग। ऑप्शन बी है संदर्भ सेवा, रॉन्ग आंसर है, यानी रेफरेंस सर्विस, रेफरेंस सर्विस होता है। ऑप्शन सी परिचालन,
परिचालन ये भी रोंग है। सर्कुलेशन, परिचालन क्या होता है? सर्कुलेशन होता है, सर्कुलेशन। ऑप्शन डी है अधिग्रहण, ये भी रोंग आंसर है। अधिग्रहण होता है एक्विजिशन, अधिग्रहण क्या होता है? एक्विजिशन आपका होता है। तो राइट आंसर क्या है इसमें? ऑप्शन ए राइट है, सूचीकरण यानी कैटलॉगिंग। तो जो लोकल वेरिएशन जो प्रिंसिपल होता है वो मेनली जो एप्लीकेबल होता है वो कैटलॉगिंग या सूचीकरण में एप्लीकेबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिक्स्थ क्वेश्चन है, यूएसए में पुस्तकालय आंदोलन का जनक कौन था? तो इसमें पूछा गया है जो यूएसए है उसमें जो पुस्तकालय है, जो आपका लाइब्रेरी है, तो लाइब्रेरी जो आंदोलन यानी जो मूवमेंट है उसका जो फादर है या जनक है वो कौन है? तो इसमें क्या पूछा गया? फादर ऑफ लाइब्रेरी मूवमेंट इन यूएसए। तो यूएसए में पूछा गया है कि फादर ऑफ लाइब्रेरी मूवमेंट कौन था? तो जनक कौन है? ऑप्शन ए FW लंकास्टर, रोंग आंसर है। ऑप्शन बी पॉल वॉशरमैन, ये भी रोंग है। ऑप्शन सी मेलविल ड्यूई, बिल्कुल राइट आंसर है। ऑप्शन डी एलन केंट, ये भी रोंग आंसर है। क्वेश्चन सिक्स है, यूएसए में पुस्तकालय आंदोलन का जनक कौन है? ऑप्शन ए FW लंकास्टर, रोंग आंसर है। ऑप्शन बी पॉल वॉशरमैन, रोंग है। ऑप्शन सी मेलविल ड्यूई, राइट आंसर है। ऑप्शन डी एलन केंट, ये भी रोंग है। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन सी राइट है, मेलविल ड्यूई। तो मेलविल जो ड्यूई है वो क्या थे? मेलविल डेवी जो थे वो फादर थे किसके? लाइब्रेरी मूवमेंट के। कहाँ पर? यूएसए में। तो पुस्तकालय जो आंदोलन था उसका जो जनक था या फादर जो थे लाइब्रेरी मूवमेंट के यूएसए में, वे मेलविल डेवी थे। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सिक्स्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन सेवन। क्वेश्चन सेवन में पूछा गया है नूतन एनसाइक्लोपीडिया, न्यूटन इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका कहाँ से प्रकाशित होता है? तो इसमें पूछा गया है जो न्यूटन यानी जो न्यू इंसाइक्लोपीडिया जो ब्रिटेनिका है वो पब्लिश्ड या प्रकाशित जो है वो कहाँ से हुई है? तो कहाँ से प्रकाशित हुई है, वो जगह कौन सी है जहाँ से ये पब्लिश्ड की गई थी? जो न्यू इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका है या फिर न्यूटन इंसाइक्लोपीडिया जो ब्रिटेनिका है वो पब्लिश्ड कौन सी जगह पर की गई थी? तो वो जगह या वो प्लेस्ड कौन सा है जहां से यह प्रकाशित की गई थी? ऑप्शन ए लंदन, रोंग आंसर है। ऑप्शन बी न्यूयॉर्क, रोंग है। ऑप्शन सी पेरिस, ये भी रोंग है। ऑप्शन डी शिकागो, राइट आंसर है। तो राइट कहाँ से? जो न्यू इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका था ये जो प्रकाशित या पब्लिश जो की गई है वो कहाँ से की गई है? शिकागो से ये पब्लिश्ड की गई है। तो कौन सी जगह थी? वो शिकागो थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो 8 है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है जो पोस्ट कोब यानी POSDCORB शब्द जो है निर्माण किसने किया था? तो ये जो शब्द है इसका जो निर्माण है वो किसने किया था? तो किसने इसका निर्माण किया था? तो वे थे जो निर्माण किया था गुलिक और उर्विक ने इसका निर्माण किया था। किसने इसका निर्माण किया था? जो गुलिक और जो उर्विक है उन्होंने इसका निर्माण किया था। तो जो पोस्ट कोड का जो निर्माण किया गया था वो किसके द्वारा किया गया है? गुलिक और उर्विक के द्वारा। ऑप्शन ए है हेनरी फेयोल, रोंग आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑप्शन बी मैक्स वेबर, रोंग है। ऑप्शन सी गुलिक और उर्विक, बिल्कुल राइट आंसर है। ऑप्शन डी विल्सन और टोबर, ये रोंग आंसर है। तो किसने जो पोस्ट कोब है इसका जो निर्माण था वो किसने किया है? तो जो निर्माण है ये क्या था? गुलिक और उर्विक ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9। निम्नलिखित में से कौन उपसूत्र जैसा कि रंगनाथन द्वारा दिया गया है नहीं है? तो इसमें पूछा गया है कि इसमें जो उपसूत्र आपसे पूछा गया, क्या पूछा गया है? जो उपसूत्र है यानी जो रंगनाथन के द्वारा दिया गया है नहीं है। तो रंगनाथन ने जो नहीं दिया है वो कौन सा है इसमें? ऑप्शन नंबर ए
व्यापक अर्थकता का सूत्र यानी कैनन। ये कौन सा जो आपका है, कैनन ऑफ कंप्रेहेंसिवनेस होता है। ऑप्शन बी, संगतता का उपसूत्र कैनन ऑफ कंसिस्टेंसी। ये भी आपका गलत है। इसमें जो नहीं है पूछा गया है, तो नहीं कौन सा है, ये आपका राइट है। ऑप्शन बी है संगतता का उपसूत्र, रोंग है। ऑप्शन सी संदर्भ का उपसूत्र, रोंग है। ऑप्शन डी साम्यकता का उपसूत्र, ये भी रोंग है। तो राइट आंसर क्या है इसका, ऑप्शन ए राइट है, व्यापक का अर्थकता का उपसूत्र। क्वेश्चन 9 का ऑप्शन ए क्या होगा, राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। संज्ञेय सूची किसका विवरण है। जो संज्ञेय सूची होती है यानी जो यूनियन लिस्ट है, इसका जो रिकॉर्ड है वो पूछा गया है। तो ये जो संज्ञेय सूची किसका विवरण है या किसका रिकॉर्ड है, ऑप्शन ए है संघीय राज्य क्षेत्र में निवास कर रहे पुस्तकालय सदस्य है। जो संघीय राज्य क्षेत्र होते हैं, जो लाइब्रेरी यानी संघीय जो राज्य क्षेत्र है, जो यूनियन आपका, यूनियन इसमें होगा यूनियन टेरिटरी जो है, इसमें पूछा गया आपका। तो जो मेंबर है, कौन से लाइब्रेरी के जो मेंबर है वो निवास करते हैं या रहते हैं कहाँ पर, यूनियन टेरिटरी। ऑप्शन नंबर ए रोंग है। ऑप्शन बी पुस्तकालयों के समूह में उपलब्ध पत्रिकाएं, राइट है। जो पुस्तकालय होता है, जो प्रोडिकल्स, जो पुस्तकालय आपका है, लाइब्रेरीज जो है, क्या है, जो लाइब्रेरीज है उनमें जो अवेलेबल क्या होता है, जो ग्रुप होते हैं, जो समूह अवेलेबल होते हैं, उनमें जो पत्रिका यानी प्रोडिकल्स। तो ये इसका बिल्कुल राइट आंसर है। जो प्रोडिकल्स अवेलेबल होते हैं कहाँ पर, ग्रुप ऑफ लाइब्रेरीज यानी जो लाइब्रेरी होते हैं समूह में उपलब्ध होती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। ऑप्शन सी संघीय राज्य क्षेत्र में स्थित पुस्तकालय को महासंघ, ये भी रोंग है। तो राइट आंसर क्या है इसका, जो संघीय सूची की जो रिकॉर्ड है या विवरण है वो किसका है, पुस्तकालयों के समूह में जो उपलब्ध क्या होती है, जो पत्रिकाएं होती है, जो लाइब्रेरीज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11 में पूछा गया आपका बिब्लियोमेट्रिक्स शब्द का उपयोग सर्वप्रथम किसने किया। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। जो बिब्लियोमेट्रिक्स आपका है, क्या है, जो बिब्लियोमेट्रिक्स जो शब्द है वो पहली बार जो यूज़ किया गया है किसके द्वारा किया गया है। तो पहली बार बिब्लियोमेट्रिक्स शब्द का यूज़ किसने किया है, उपयोग किसने किया है, जिसने सबसे पहले इसका बिब्लियोमेट्रिक्स शब्द का यूज़ किया था। तो ऑप्शन ए है SR रंगनाथन। ये आपका रोंग आंसर है, क्योंकि जो SR रंगनाथन है उन्होंने जो पुस्तकालय के जो 5 लॉ है उसका 5 लॉ जो थे वो किसने दिए हैं, वो SR रंगनाथन ने ही दिए हैं। ऑप्शन बी एलन प्रिचर्ड ये आपका राइट आंसर है, जिन्होंने बिब्लियोमेट्रिक्स शब्द को पहली बार यूज किया था। किसने किया था, एलन प्रिचर्ड ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन सी एलन कैंट रोंग है। ऑप्शन डी AC फोस्कैट, ये भी रोंग है। तो राइट आंसर क्या है इसका, ऑप्शन बी राइट है, एलन प्रिचर्ड। तो एलन प्रिचर्ड इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन 11 का। जो पहली बार जो एलन प्रिचर्ड कौन है, एलन प्रिचर्ड वो इंसान है जिन्होंने बिब्लियोमेट्रिक शब्द का पहली बार यूज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन 12 में पूछा गया है जो स्वचालित, क्वेश्चन 12 में क्या पूछा गया है, जो स्वचालित सारीकरण यानी स्वचालित क्या होता है, जो ऑटो एब्स्ट्रैक्टिंग होता है, ऑटो एब्स्ट्रैक्टिंग स्वचालित सारीकरण में कंप्यूटरों का जो उपयोग है वो किसके लिए किया जाता है। तो किस लिए किया जाता है, जो स्वचालित यानी जो ऑटो एब्स्ट्रैक्टिंग में जो कंप्यूटर का जो यूज़ किया जाता है, कंप्यूटर का जो इन्वॉल्वमेंट है वो किस लिए है। तो किसके लिए जो कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है, जो स्वचालित सारीकरण होते हैं। ऑप्शन ए सार की विषय वस्तु संरचना के लिए, जो सार होता है, सार जो होता है यानी जो कंटेंट होता है, सार होता है, जो स्ट्रक्चर होती है, तो उसमें एब्स्ट्रैक्ट जो होता है आपका, इसमें कंटेंट जो है उसकी स्ट्रक्चर के लिए। ऑप्शन बी प्रिपेयर, ऑप्शन नंबर बी आपका दिया गया है। इसका राइट आंसर क्या है आपका, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। ऑप्शन बी है निर्देशात्मक सार तैयार करने के लिए, रोंग है।
ऑप्शन सी सार्थक शब्दों को चुनने के लिए, ये भी रॉन्ग है। ऑप्शन डी शब्दों को क्रम में व्यवस्थित करने के लिए, जो शब्द होते हैं उनको क्रम में यानी उन्हें सीक्वेंस में लगाने के लिए, ये भी आपका रॉन्ग है। तो किसके लिए? जो कंप्यूटरों का यूज़ किया जाता है स्वचालित सारीकरण में, वो इसलिए किया जाता है जो सार होता है उसकी विचार की जो विषय वस्तु जो कंटेंट होता है और उसकी जो स्ट्रक्चर है उसके लिए, यानी जो एब्स्ट्रैक्ट की क्या होता है, जो एब्स्ट्रैक्ट होता है यानी जो स्ट्रक्चर होते हैं, स्ट्रक्चर द कंटेंट ऑफ एन एब्स्ट्रैक्ट। तो सार की जो विषय वस्तु जो संरचना होती है उसके लिए कंप्यूटर का इसमें यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13। सूचना विज्ञान में, जो सूचना विज्ञान में जो अर्ध आयु यानी हाफ लाइफ किससे संबंधित है, जो आधी जो लाइफ है वो किससे संबंधित होगी? तो हाफ लाइफ की जो इंफॉर्मेशन है या जो इंफॉर्मेशन होती है साइंस में वो किससे रिलेट करते हैं, किससे संबंधित होती है, ये आपसे पूछा गया है। तो किसकी जो हाफ लाइफ है, अर्ध आयु या अर्ध आयु बोल लीजिए या फिर हाफ लाइफ इसे बोल सकते हैं। तो इन्फॉर्मेशन जो साइंस की है वो किससे रिलेट करती है, ये इसमें सिंपली आपसे पूछा गया है। ऑप्शन ए है अप्रचलन की दर, जो अप्रचलन की दर होती है बिल्कुल राइट है, यानी रेट ऑफ ऑब्जर्सेंस, रेट ऑफ ऑब्जर्सेंस। ऑप्शन बी संवर्धी की दर रॉन्ग। ऑप्शन सी बिखराव की डिग्री रॉन्ग। ऑप्शन डी सूचना विस्फोट, ये भी रॉन्ग। तो राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन ए राइट है। अप्रचलन की जो दर होती है कौन से, यानी जो रेट हो है किसका, ऑब्सोलेंस का जो रेट होगा। तो हाफ लाइफ जो इंफॉर्मेशन है साइंस वो रिलेट करती है या संबंधित होती है अप्रचलन की दर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 14। क्वेश्चन 14 है स्पाइरल ऑफ साइंटिफिक मेथड में जेनिथ किसको सांकेतिक करता है? तो जो स्पाइरल यानी जो स्पाइरल है किसका, जो स्पाइरल ऑफ साइंटिफिक मेथड जो है उसमें जो जेनिथ है, जेनिथ मार्क्स यानी जो जेनिथ है वो किसको संकेत करता है? ऑप्शन ए तथ्य यानी जो फैक्ट होते हैं रॉन्ग है। ऑप्शन बी आनुभाविक सूत्र को, जो आनुभाविक जो सूत्र होते हैं जो एम्पेरिकल लॉ होते हैं रॉन्ग। ऑप्शन सी मूलभूत सूत्र, जो फंडामेंटल लॉ है बिल्कुल राइट। तो ये किसको संकेतिक करता है या जो मार्क करता है जेनिथ वो करता है फंडामेंटल लॉ को या फिर मूलभूत जो सूत्र होते हैं उनको करता है, ये बिल्कुल राइट आंसर है। ऑप्शन डी निगमनात्मक शोध यानी डेड्यूस्ड जो लॉ होते हैं, ये भी आपका रॉन्ग है। तो राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन सी राइट होगा, मूलभूत सूत्र या फिर फंडामेंटल लॉ। किसको, जो फंडामेंटल लॉ होते हैं उसको संकेतिक करते हैं। तो किसको संकेतिक करते हैं? फंडामेंटल लॉ को, फंडामेंटल लॉ, ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15। डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट के, जो डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट के अंतर्गत पुस्तक प्राप्त करने हेतु कौन ग्रंथालय प्राधिकृत है? जो डिलीवरी ऑफ बुक्स आपका है तो उसका जो डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट है तो इसमें आपसे पूछा गया डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट के जो अंतर्गत होता है पुस्तक प्राप्त करने हेतु कौन से ग्रंथालय प्राधिकृत है? तो कौन सा जो ग्रंथालय है जो ऑथोराइज्ड है तो कौन सा है वो? ऑप्शन ए है राष्ट्रीय विज्ञान ग्रंथालय दिल्ली, रॉन्ग है। ऑप्शन बी केंद्रीय ग्रंथालय दिल्ली, राइट आंसर है। ऑप्शन सी राज्य केंद्रीय ग्रंथालय मुंबई, ये भी आपका रॉन्ग है। ऑप्शन डी संसद ग्रंथालय दिल्ली, ये भी रॉन्ग है। तो कौन सा केंद्र है वो जो केंद्र या जो ऑथोराइज्ड है जो किसके अंतर्गत आता है? ये केंद्रीय ग्रंथालय दिल्ली। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिलीवरी ऑफ बुक एक्ट से आपका क्वेश्चन बनता ही बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16। क्वेश्चन 16 में पूछा गया अनुक्रमणीकरण भाषाओं की विशिष्टता के स्तर में वृद्धि की परिणति क्या है? जो अनुक्रमणीकरण यानी जो अनुक्रमणीकरण आपका है यानी इंडेक्सिंग यह होता है। अनुक्रमणीकरण को क्या बोला जाता है? इंडेक्सिंग। और भाषा को आपका लैंग्वेजेस बोला जाता है। तो इसमें जो विशिष्टता आती है तो जो स्पेसिफिसिटी आती है, विशिष्टता जो आती है इसके स्तर में या लेवल में जो वृद्धि होती है, जो इंक्रीज यानी वृद्धि यानी इंक्रीज होना, कोई चीज़ इंक्रीज हो रही है तो इसमें
परिणति क्या है, तो क्या परिणति आती है? ऑप्शन ए रिकॉल, प्रत्याहार में वृद्धि, प्रत्याहार में वृद्धि रोंग है। ऑप्शन बी सुस्पष्टता में वृद्धि यानी प्रीसीजन, ये आपका राइट आंसर है क्या? प्रीसीजन, यानी जो सुस्पष्टता है उसमें वृद्धि होना, उसमें इंक्रीज होना। ऑप्शन सी कोलाहल में वृद्धि, कोलाहल में वृद्धि, ये आपका रोंग है। ऑप्शन डी प्रत्याह्वान और सुस्पष्टता दोनों में वृद्धि, ये भी रोंग होगा। तो राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है, सुस्पष्टता में वृद्धि यानी प्रेसिजन में, जो प्रेसिजन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 क्वेश्चन है, घातांकी संवर्धी पद किसको संकेतित करता है? जो घातांकी यानी घातांकी संवर्धी क्या होता है? एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, ये होता है आपका एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। तो ये जो है ये किसको, यानी जो ये टर्म है ये किसको रेफर किया गया है? ऑप्शन, चलिए एक एक करके इसके ऑप्शन देखते हैं। जो घातांकी संवर्धी या फिर एक्सपोनेंशियल जो ग्रोथ है, ऑप्शन ए है रैखिक संवर्धी यानी जो लीनियर ग्रोथ होता है, लीनियर ग्रोथ, ये आपका रोंग होगा। ऑप्शन बी वितरण की सामान्य रीति, ये भी रोंग है। ऑप्शन सी ज्यामितिक आरोह अवरोह, बिल्कुल राइट है। ऑप्शन डी गणितीय आरोह और अवरोह, ये आपका रोंग है। तो राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है, ज्यामितिक आरोह और अवरोह। ज्यामितिक यानी जियोमेट्रिक जो प्रोग्रेशन होता है, कौन सा? जो जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन है, ये आपका है जियोमेट्रिक, ज्यामितिक यानी जियोमेट्रिक आपका हो गया जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, तो ज्यामितिक आरोह या अवरोह। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, पब्लिशर्स वीकली किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? ये क्वेश्चन भी आपका इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 18, जो पब्लिशर्स यानी जो वीकली यानी सप्ताह में जो पब्लिश किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है? तो वीकली यानी जो सप्ताह में एक बार प्रकाशित किया जाता है पब्लिशर्स, वो किसके द्वारा यानी पब्लिश कौन करता है? ऑप्शन ए H.W. विल्सन न्यूयॉर्क, रोंग है। ऑप्शन बी R.R. बाउकर लंदन, राइट है। ऑप्शन R.R. जो बाउकर है ये आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन शिकागो, रोंग है। ऑप्शन डी एस्लिब लंदन, ये भी रोंग है। तो राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन बी राइट है, R.R. बाउकर लंदन। क्वेश्चन 18 का ऑप्शन बी क्या है? बिल्कुल राइट आंसर है, R.R. बाउकर लंदन इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19, ऑल यूनियन इंस्टीट्यूट फॉर साइंटिफिक एंड टेक्निकल इंफॉर्मेशन विनिति किस वर्ष में स्थापित हुआ था या फिर इस्टेब्लिश्ड हुआ था? तो आपको बताना है जो ऑल यूनियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉर साइंटिफिक एंड टेक्निकल इंफॉर्मेशन यानी जो विनिटी है वो कौन सी ईयर में इस्टेब्लिश किया गया था, स्थापित हुआ था? तो वो ईयर आपको पता होनी चाहिए। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें सिंपली आपसे पूछ सकते हैं जो विनिटी है वो किस ईयर में इस्टेब्लिश्ड हुआ था? तो कौन से ईयर में इस्टेब्लिश्ड हुआ था? ऑप्शन है 1952, 1952, राइट है। तो 1952 में यह आपका स्थापित किया गया था, इस्टेब्लिश्ड हुआ था। तो विनिटी की जो इस्टेब्लिश्ड ईयर है वो कौन सी ईयर है? 1952, 1952 में इस्टेब्लिश्ड किया गया था, स्थापित आपका किया गया था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है, 1952 में ये आपका स्थापित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20, सब्जेक्ट कैटलॉग के लेखक कौन है? तो इसमें पूछा गया है जो सब्जेक्ट कैटलॉग है उसके जो ऑथर है या लेखक है वो कौन है? तो आपको ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार ये क्वेश्चन आपका आ चुका है कि सब्जेक्ट कैटलॉग के जो ऑथर है वो कौन थे। तो आपको पता होना चाहिए सब्जेक्ट कैटलॉग के ऑथर कौन है। जो आपको ओल्ड पेपर वाली बुक यानी प्रीवियस ईयर की जो बुक आपको बताई गई है, अगर आप परचेज करना चाहते हो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा। आपके पास अभी पूरा एक मंथ, आपका एक मंथ से ज़्यादा आपके पास टाइम है। हम टोटल जो मंथ यानी पूरा आप मान के चलिए 30 दिन आपके पास बचते हैं, एक महीना आपके पास है। तो एक महीने में आपको जितने भी ये ओल्ड पेपर है, ओल्ड पेपर जो आपके 12 से लेके
23 तक के, 2012 से 23 तक के, इनको तो आप पूरा घोल के पी जाइए। अगर आपको ओल्ड पेपर चाहिए तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। 4-5 बार आप अपने ओल्ड पेपर कर लीजिए, क्योंकि ओल्ड पेपर से भी आप देखते हो कि क्वेश्चन जो होते हैं रिपीट आपके होते हैं, तो ओल्ड पेपर से आपको बेनिफिट मिलना ही मिलना है। चलिए, अब जो क्वेश्चन में पूछा गया है, जो सब्जेक्ट कैटलॉग के जो ऑथर है, जो लेखक है, वो कौन थे? ऑप्शन ए E.J. कोट्स, राइट। ऑप्शन बी जे केशर, रोंग। ऑप्शन सी C.A. कट्टर, रोंग। ऑप्शन डी J.W. मैटकोप, ये भी रोंग। तो इसमें पूछा गया है सब्जेक्ट जो कैटलॉग है उसके जो ऑथर है या लेखक है वो कौन थे? E.J. कोट्स आपके है। तो इसका राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है। तो E.J. कोट्स जो होगा इसका राइट आंसर है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 21। अभिकथन, जो असर्शन वाले क्वेश्चन है ये भी आपके आते हैं, असर्शन हो। चलिए, अब देखते हैं असर्शन यानी जो अभिकथन वाले क्वेश्चन है इसमें क्या पूछा गया। अभिकथन आपको दिया गया है, अभिकथन ए यानी असर्शन आपका है, संग्रह विकास विवेकपूर्ण ढंग से करना चाहिए। जो संग्रह विकास आपका है वो क्या करना चाहिए आपको? विवेकपूर्ण ढंग से करना चाहिए। रीजन या कारण जो है आपको दिया गया है, पुस्तक चयन में मांग ही केवल नियंत्रणकारी कारक है। यानी जो पुस्तक चयन आपका होता है, पुस्तक का जब चयन होता है, बुक का जब सिलेक्शन आप करते हो, उसमें मांग ही केवल नियंत्रणकारी कारक है। तो चलिए, इसमें आपको बताना है असर्शन और रीजन में दोनों सही है, एक सही है, या इसका जो असर्शन सही है या रीजन सही है, इस तरह आपको इसमें बताना होता है। तो इसमें क्या है आपका, इसमें दोनों के दोनों यानी असर्शन भी आपका सही है और रीजन भी आपका सही दिया गया है। दोनों के दोनों क्या है? ट्रू है, सत्य आपके है। असर्शन और रीजन दोनों के दोनों सत्य है, लेकिन इसमें क्या है, जो रीजन आपका दिया गया है, जो कारण आपका दिया गया है, ये इसकी सही तरह से क्या नहीं कर रहा? एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा या व्याख्या इसकी नहीं कर रहा। तो रीजन असर्शन की सही तरह से व्याख्या नहीं कर रहा है। चलिए, अब इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए सत्य है और आर असत्य है। रॉन्ग आंसर है ऑप्शन बी, ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या है, ये आपका गलत है। ऑप्शन सी, ए असत्य है और आर सत्य है, रॉन्ग आंसर है। चलिए, नेक्स्ट ऑप्शन है अब आपका ऑप्शन डी, ए और आर। ऑप्शन डी में दिया गया आपका ए और आर दोनों सत्य है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है, ये आपका राइट आंसर है। यानी जो ए और आर क्या है, अभिकथन और कारण दोनों के दोनों सही है, लेकिन जो कारण था वो जो आपको अभिकथन दिया गया उसकी सही तरह एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा है, व्याख्या नहीं दे रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन डी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, 22वां क्वेश्चन है। अब आपका अभिकथन दिया गया है, कोलन वर्गीकरण जो आपका सीसी होता है, यानी कोलन जो क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण जो है इसमें दो मात्र देश को निरूपित करता है और 44 भारत में कोई भी पुस्तकालय 2 अथवा 44 का उपयोग भारत के लिए कर सकता है। कारण उपयुक्त समध्वनिक भिन्नात्मक शब्द का उपसूत्र के अनुरूप है। उपसूत्र जो है उसके क्या है? अनुरूप है। चलिए, तो इसमें आपको बताना है इसमें कौन सा आपका सही होगा। तो इसमें भी क्या आपका असर्शन और रीजन दोनों के दोनों इसमें आपके सत्य है, दोनों सत्य है, लेकिन जो कारण है ये असर्शन की सही तरह से एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा है। तो इसमें भी आपका सेम आंसर होगा 21 की तरह कि असर्शन जो है आपका अभिकथन और कारण दोनों के दोनों सत्य है, लेकिन कारण जो है वो सही तरह से एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा है। किसकी? असर्शन की या फिर अभिकथन की। चलिए, अब इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन ए दिया गया है, ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या है, गलत आंसर है। ऑप्शन बी, ए और आर दोनों सत्य है और आर जो है यानी जो रीज़न है, कारण है, वो असर्शन की या अभिकथन की सही व्याख्या नहीं है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी, ए सत्य है परंतु आर असत्य है, गलत। ऑप्शन डी, ए असत्य है परंतु आर सत्य है, ये भी गलत है। तो राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन बी राइट है, ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या नहीं है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, अभिकथन है,
पुस्तकालय वर्गीकरण में रिक्त अंक 2 क्रमागत वर्गांक संख्याओं के बीच अंतर्वेशन में सहायता करते हैं। किसमें सहायता करते हैं? जो अंतर्वेशन है उसमें हेल्प करते हैं, सहायता करते हैं। फिर आपको इसमें दिया गया आपका कारण यानी जो रीजन है, रिक्त अंक वह अंक है, जो रिक्त अंक है वो कौन सा अंक है? जिसका वर्गांक मूल्य तो होता है परंतु अर्थगत मूल्य नहीं होता। परंतु क्या है? अर्थगत जो मूल्य है वो नहीं होता। तो इसमें क्या होगा? इसमें भी आपका जो इसमें क्या है, दोनों के दोनों आपके सही है। असर्शन और रीजन, अभिकथन और कारण दोनों सत्य है, दोनों के दोनों सत्य है। और जो रीजन है ये अभिकथन की सही तरह व्याख्या भी कर रहा है। तो इसमें आपका क्या होगा? राइट आंसर इसमें आपका होगा ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या है। आर क्या? जो कारण है वो अभिकथन की सही तरह व्याख्या भी कर रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? चलिए अब इसके ऑप्शन देखते हैं एक एक करके। ऑप्शन ए है ए और आर दोनों सत्य है, ए और आर दोनों के दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या है, राइट है। इसका राइट आंसर क्या होगा? आपका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। अभिकथन दिया गया अब आपका वाग्मय परियोज्य एक संगठन है। जो वाग्मय है परियोज्य है वो एक संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन है जो कि पूर्वकृत करने वाले पुस्तकालयों को वाग्मय सेवाएं प्रदान करता है। कैसी सेवाएं प्रदान करता है? जो वाग्मय सेवाएं होती है, बिब्लियोग्राफिक सर्विसेज है, उसको क्या करता है? सेवाएं जो है वो प्रदान करता है। किसको? जो पुस्तकालयों को। तो इसमें अब आपका कारण दिया गया है। नेक्स्ट कारण है लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस एक वाङ्मयी परियोजना है, वाङ्मयी परियोजना है। तो इसमें क्या है? दोनों के दोनों कारण भी और आपका जो अभिकथन है दोनों के दोनों इसमें सत्य है। आपका ए और आर दोनों इसमें सत्य हो गए। ऑप्शन ए है ए सत्य है परंतु आर असत्य है, गलत। ऑप्शन बी ए असत्य है परंतु आर सत्य है, गलत। ऑप्शन सी ए और आर दोनों सत्य है, राइट। ऑप्शन डी ए और आर दोनों असत्य है, ये भी गलत। तो राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन सी राइट होगा। ए और आर दोनों के दोनों सत्य है, ट्रू है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी है, ए और आर यानी असर्शन और अभिकथन जो है और कारण दोनों के दोनों इसमें सत्य हो गए, ट्रू हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25। अभिकथन दिया गया है या असर्शन आप बोल लीजिए। अभिकथन असर्शन में क्या है? लीशा, LISA। तो जो लीशा है सूचना का प्राथमिक स्रोत होती है, यानी जो सूचना का यानी इंफॉर्मेशन का क्या है? प्राइमरी जो इंफॉर्मेशन है उसका ये प्राइमरी सोर्स है। ऑप्शन कारण समस्त प्राथमिक स्रोत मौलिक सूचना प्रदान करता है। जितने भी प्राइमरी सोर्स है, प्राथमिक जो सोर्स है, स्रोत हो गए, वो क्या करता है? वो प्रोवाइड क्या करता है? ओरिजिनल इंफॉर्मेशन यानी मौलिक सूचना प्रदान करते हैं। क्या? ओरिजिनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। तो कौन सा इसमें जो सही आपका, इसमें आपको सही बताना है, इसमें कौन सा आपका सही ऑप्शन होगी। 4 ऑप्शन आपको दिया गया है तो चारों में से कौन सा ऑप्शन इसमें आपका सही होगा? तो जो कारण वाली बात है ये आपकी बिल्कुल गलत है। तो कारण क्या है? असत्य है, फॉल्स है। कारण क्या होगा? असत्य यानी फॉल्स है, कारण असत्य है। लेकिन जो रीजन है, जो असर्शन है, अभिकथन है, ये आपका ट्रू है, सत्य है। ये क्या है? सत्य है। तो चलिए अब देखते हैं। ऑप्शन ए है ए असत्य है परंतु आर सत्य है। इसमें जो ए है ये आपका अल्टरनेटिव है। ए क्या है? असत्य है परंतु आर सत्य है, राइट है। तो इसका राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन ए बिल्कुल राइट होगा क्वेश्चन 25 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26। क्वेश्चन नंबर 26 में दिया गया अभिकथन जो है असर्शन में पूछा गया है पुस्तकालय यानी जो लाइब्रेरीज है विज्ञान के 5वें सूत्र के अनुसार, जो 5th लॉ है, किसने दिया था? SR रंगनाथन ने दिया है, पांचों के पांचों लॉ। तो उसमें पुस्तकालय एक संवर्धनशील संगठन है। कैसा? यानी संवर्धनशील संगठन है। लाइब्रेरी इज अ ग्रोइंग ऑर्गेनाइजेशन। लाइब्रेरी क्या है? यानी संवर्धनशील यानी एक ग्रोइंग ऑर्गेनाइजेशन है, संगठन है। कारण
पुस्तकालयों के सभी संसाधनों का संवेदनशील होना अपेक्षित है। क्या है? अपेक्षित है। तो इसमें आपको बताना है कौन सा इसमें आपका सही है। तो इसमें दोनों के दोनों क्या है आपके सत्य है, अभिकथन भी और कारण भी दोनों सत्य है, ट्रू आपके हो गए क्वेश्चन नंबर 26 में। तो इसका राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन डी बिल्कुल राइट है। ए असर्शन और रीजन दोनों के दोनों सत्य है, दोनों के दोनों ट्रू हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27। अभिकथन दिया गया आपका सूचना साक्षरता पुस्तकालय में उपलब्ध अधिकतम संसाधनों के उपयोग का प्रशिक्षण प्रदान करता है। क्या करता है? प्रशिक्षण जो है वो प्रदान करता है। तो जो अभिकथन में जो इंफॉर्मेशन जो लिटरेसी है वो प्रोवाइड क्या करती है? ट्रेनिंग टू यूज मैक्सिमम जो रिसोर्स यानी अधिकतम संसाधन जो मैक्सिमम रिसोर्स है उनका अवेलेबल कहाँ पर यानी उपयोग जो है किसमें? लाइब्रेरी में। रीजन है अब आपका कारण जो है, कारण में इसमें बताया गया है जो कारण है सूचना साक्षरता हमेशा उपभोक्ताओं के विशिष्ट समूह को लक्षित करती है। जो विशिष्ट समूह है उनको क्या करते हैं? लक्षित करता है। तो इसमें क्या होगा? इसमें आपका इसमें भी है अभिकथन भी और कारण भी दोनों के दोनों इसमें सत्य है। तो इसका राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन सी राइट है। ए और आर दोनों के दोनों सत्य है, असर्शन और रीजन दोनों सत्य हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 28। क्वेश्चन में पूछा गया अब आपका 28 क्वेश्चन में जो अभिकथन है जो असर्शन है पुस्तकालयों एवं सूचना केंद्रों में निर्णयों का समर्थन करते हेतु निष्पादन का माप आवश्यक है। तो निष्पादन का जो माप है वो क्या है? आवश्यक है, नेसेसरी है। कारण सही समय पर सही निर्णय लेना पुस्तकालयों एवं सूचना केंद्रों को लक्ष्य प्राप्त करने में सहायता करता है। क्या करता है? हेल्प करता है, यानी गोल्स को अचीव करने में हेल्प करता है। तो इसमें अब आपको बताना है इसमें जो क्वेश्चन में 28 में इसमें कौन सा आपका सही होगा। तो इसमें क्या है? असर्शन और रीजन दोनों के दोनों आपके ट्रू है, सत्य हो गए। दोनों क्या है? ट्रू हो गए, सत्य है, दोनों ट्रू है, सत्य है। लेकिन जो कारण है जो रीजन है ये किसकी एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा, अभिकथन की सही तरह से व्याख्या या एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा है। चलिए अब इसके ऑप्शन देखते हैं कौन से ऑप्शन में आपको सेम मिलता है। ऑप्शन ए है ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या है, रॉन्ग आंसर है। नेक्स्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी ए और आर दोनों असत्य है, ये क्या है आपका? गलत होगा। ऑप्शन सी ए और आर दोनों क्या है? सत्य है, बिल्कुल सही बात है। और परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है, ये इसका राइट आंसर होगा। तो इस किसका राइट आंसर क्या है? जो 28 का ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। ए और आर दोनों के दोनों सही है, लेकिन जो कारण है वो अभिकथन की सही तरह से व्याख्या नहीं कर पा रहा है या फिर एक्सप्लेनेशन नहीं दे पा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 29। क्वेश्चन में पूछा गया अब आपका 29 में जो अभिकथन आपको दिया गया, असर्शन जो दिया गया है सामाजिक वैज्ञानिकों की तरह से प्राकृतिक वैज्ञानिक भी प्रयोग करके लोगों का साक्षात्कार अवलोकन करके और साहित्य का पुनरीक्षण करके आंकड़े संकलित कर सकते हैं। तो जो आंकड़े हैं उन्हें क्या कर सकता है? संकलित कर सकता है। कारण या रीज़न जो है सामाजिक वैज्ञानिक उतने वस्तुपरक नहीं हो सकते हैं जितने कि प्राकृतिक वैज्ञानिक हो सकते हैं। तो जितने नेचुरल साइंटिस्ट हो सकते हैं उतने आपके नहीं हो सकते। तो इसमें आपका जो सामाजिक वैज्ञानिक है, जो सोशल साइंटिस्ट है, वे नहीं हो सकते जितने कि नेचुरल साइंटिस्ट हो सकते हैं। तो इसमें दोनों की दोनों क्या बात, जो अभिकथन ने भी सही बात कही है और कारण भी इसका सही है। तो दोनों क्या है इसमें सही आपके हो गए, इसमें दोनों के दोनों सही है, ट्रू आपके है। अभिकथन का भी और कारण भी दोनों ने सही बात की है। तो इसका चलिए अब इसके ऑप्शन में देखते हैं। ऑप्शन ए सत्य है परंतु आर असत्य है, रॉन्ग। ऑप्शन बी ए असत्य है परंतु आर सत्य है, रॉन्ग आंसर है।
ऑप्शन सी ए और आर दोनों सत्य है, राइट आंसर है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन 29 का ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है, ए और आर दोनों के दोनों सत्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। अभिकथन अब आपका इसमें दिया गया, क्या पूछा गया है? जो अभिकथन है, असर्शन है, वो दिया गया है। तो इसमें अभिकथन में क्या है? इंटरनेट अभिगम्यता बहुतायत में सूचना प्रदान करती है। क्या करती है? यानी सूचना, यानी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। कारण क्या है? इंटरनेट पर जो उपलब्ध सूचना में प्रामाणिकता का हमेशा अभाव रहता है। हमेशा क्या होती है? कमी रहती है। तो हमेशा इसमें कमी रहती है। तो इसमें जो अब अभिकथन वाली बात है, ये क्या है? बिल्कुल की बिल्कुल सत्य है। तो अभिकथन जो है ये सत्य होगा, लेकिन जो कारण है ये क्या है? असत्य है। कारण जो है इसमें असत्य है। तो कारण जो है वो असत्य होगा, फॉल्स होगा, लेकिन जो असर्शन है, अभिकथन है, ये सत्य होगा। चलिए अब इसके ऑप्शन देखते हैं, एक एक करके इसके ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। ऑप्शन ए है ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या है, गलत है। ऑप्शन बी ए असत्य है और आर सत्य है, ये गलत है। ऑप्शन सी ए और आर दोनों सत्य है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है, गलत है। ऑप्शन डी ए सत्य है परंतु आर असत्य है, ये बिल्कुल सही है। तो राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन डी बिल्कुल राइट है। ए जो होगा वो सत्य है, लेकिन आर जो है वो असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31। निम्नलिखित को तार्किक अनुक्रम में आपको व्यवस्थित करना है। कैसे? यानी लॉजिकल जो सीक्वेंस होता है उसमें आपको अरेंज करना है। पहला आपको दिया गया परिकल्पना की रचना, किसकी? जो परिकल्पना है उसकी रचना, पहला परिकल्पना की रचना है। दूसरा दिया गया इसमें आंकड़ा विश्लेषण, तीसरे नंबर पर आता है प्रत्यादर्श का चयन और चौथे पर आता है प्रतिवेदन लिखना। तो इसमें आपको अरेंज करना है। तो सबसे पहले क्या आएगा? सबसे फर्स्ट नंबर पर आपका आएगा परिकल्पना की रचना, यानी परिकल्पना की जो रचना है वो पहले नंबर पर आएगा। देन इसके बाद परिकल्पना के बाद आपका आएगा प्रत्यादर्श का चयन, प्रत्यादर्श का चयन यानी पहला फर्स्ट आएगा, फिर उसके बाद तीसरा आएगा, तीसरे के बाद आपका आएगा आंकड़ा का विश्लेषण करना, ये दूसरा हो गया। लास्ट में आपका बचता है प्रतिवेदन लिखना। तो चौथा इसका जो सीक्वेंस बना ये बना पहला, तीसरा, दूसरा और चौथा, जो कि आपको ऑप्शन डी में मिला और ऑप्शन डी ही इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। निम्नलिखित को उनकी स्थापना के वर्ष के अनुसार व्यवस्थित करें। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, यानी जो इनकी इस्टेब्लिश्ड जो ईयर है उनके अकॉर्डिंग आपको इन्हें अरेंज करना है। सबसे पहले आपको दिया गया पहले नंबर पर निकनेट, दूसरे पर इंडोनेट, तीसरे पर इनफ्लिबनेट और चौथे पर मेलिबनेट। इनकी डेफिनेशन भी आपसे पूछी जाती है, निकनेट, इंडोनेट और इनफ्लिबनेट, मेलिबनेट। इनकी जो फुल फॉर्म है वो भी पूछी जाती है। स्थापना का ईयर भी इसमें आपसे पूछा जाता है। तो सबसे पहले इसमें आपको इसकी स्थापना ईयर के अकॉर्डिंग आपको इन्हें अरेंज करना है। तो सबसे पहले क्या होगा? फर्स्ट नंबर पर आती है निकनेट, पहले नंबर पर क्या आएगा? निकनेट। निकनेट के बाद आपका दूसरे पर आएगा इनफ्लिबनेट, इनफ्लिबनेट के बाद आएगा, इनफ्लिबनेट हो गया। इनफ्लिबनेट के बाद क्या है? ये आपका मेलिबनेट और मेलिबनेट के बाद आता है इंडोनेट। तो पहला, तीसरा, चौथा और दूसरा, जो देखते हैं कौन से ऑप्शन में आपको मिलता है। पहला, तीसरा, चौथा और दूसरा आपको ऑप्शन डी में मिला और ऑप्शन डी ही राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। यानी उद्भव के वर्ष के अनुसार सही क्रम की आपको पहचान करना है। यानी इसमें क्या बनाता है आपको? इसमें भी आपको इस्टेब्लिश्ड बताना है, यानी ऑर्डर में आपको, यानी इनकी जो
उद्भव की यानी इनकी जो स्थापना ईयर के अकॉर्डिंग इसमें आपको अरेंज करना है। तो सबसे पहले इसमें 4 आपको दिया गया, एक तो आपका एस्लिब हो गया, दूसरा एटलिस है, तीसरा एसएलए और चौथा एएलए। ये आपसे यानी स्पेशल लाइब्रेरी एसोसिएशन, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन, इनमें आपकी ये फुल फॉर्म भी आपसे इसमें पूछी जाती है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इनकी स्थापना ईयर के अकॉर्डिंग इनको आपको अरेंज करना है। क्वेश्चन नंबर 33 में स्थापना ईयर के अकॉर्डिंग इसमें बहुत से क्वेश्चन आपके बनते हैं। तो इसमें सबसे पहले आपका दिया गया है, सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले आपका आया था अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन यानी एएलए। एएलए के बाद आपका आया आइटलिस। एएलए इसमें सबसे पहले आपका है एएलए अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन, देन एसएलए स्पेशल लाइब्रेरी एसोसिएशन, और इसके बाद एस्लिब, और एस्लिब के बाद आपका है आइटलिस। तो चौथा, तीसरा, पहला और दूसरा। तो ये आपको ऑप्शन नंबर ए में मिला। ऑप्शन ए में आपको दिख रहा होगा चौथा, तीसरा और पहला दूसरा आपको दिखाई देगा। तो इसका राइट आंसर क्या है आपका, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। रंगनाथन के द्वारा प्रदत्त पुस्तकालय विज्ञान के निम्नलिखित सूत्रों को व्यवस्थित करें। तो इसमें क्वेश्चन 34 में जो रंगनाथन है जिन्होंने 5 लॉ लाइब्रेरी साइंस के दिए थे, तो उनके अकॉर्डिंग इसमें आपको अरेंज करने हैं 5 लॉ। इसमें 4 लॉ आपके दिए गए हैं, तो 4 लॉ इनके अरेंज करने हैं। तो पहले सबसे चलिए ऑप्शन फर्स्ट आपका पहले नंबर पर दिया गया है, पाठक के समय की बचत करें। दूसरा, पुस्तक के उपयोग के लिए है। नेक्स्ट, तीसरा है प्रत्येक पुस्तक का पाठक हो। चौथा, प्रत्येक पाठक के लिए उसकी पुस्तक। तो सबसे पहले इसे आपको अरेंज करना है। तो पहले नंबर पर आपका आता है पुस्तकें उपयोग के लिए है। जो बुक्स है वो किसके लिए है, यूज के लिए, यानी बुक्स आर फॉर यूज। दूसरे नंबर पर अब आपका आता है एवरी रीडर हैज हिज बुक्स, यानी जो प्रत्येक पाठक के लिए उसकी पुस्तक। फिर आएगा इसके बाद प्रत्येक पुस्तक का पाठक हो, और सबसे लास्ट में यानी जो चौथे नंबर पर सेव द टाइम ऑफ द रीडर, यानी जो रीडर है, पाठक है, उसका समय बचाने की बात, समय की बचत की बात कही गई है। तो इसमें सबसे पहले जो इसका सीक्वेंस यानी बनेगा वो बना आपका दूसरा, चौथा, तीसरा, दूसरा, चौथा, तीसरा और पहला, जो कि आपको ऑप्शन ए में मिलेगा। तो इसका जो सही अरेंजमेंट हुआ, सही अरेंज करा, तो इसमें अरेंज करने के बाद जो इसका सीक्वेंस बनता है वो बना आपका सेकंड, फोर्थ, थर्ड और फर्स्ट। ऑप्शन ए राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35। निम्नलिखित सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियमों को उनके अधिनियम के वर्ष के अनुसार व्यवस्थित करें। तो जो सार्वजनिक जो आपकी पुस्तकालय अधिनियम है यानी पब्लिक लाइब्रेरीज जो एक्ट है उनके अकॉर्डिंग यानी उसके अकॉर्डिंग आपको इसे अरेंज करना है। सबसे पहले है फर्स्ट नंबर पर पांडुचेरी, दूसरे नंबर पर मद्रास, तीसरे नंबर पर हरियाणा और चौथे नंबर पर ओडिशा आपका दिया गया है। तो इन्हें आपको अरेंज करनी है। तो अरेंज जो ईयर के अकॉर्डिंग, तो सबसे पहले कौन सा आएगा, सबसे पहले आपका आएगा मद्रास, मद्रास के बाद आएगा हरियाणा, और हरियाणा के बाद पांडुचेरी, और पांडुचेरी के बाद उड़ीसा। तो इसका सीक्वेंस क्या बना, सेकंड, थर्ड, फर्स्ट और फोर्थ। तो इसमें दूसरा, तीसरा, पहला और चौथा, जो कि आपको ऑप्शन बी में मिलता है, और ऑप्शन बी ही इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 35 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। निम्नलिखित को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें। जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है उसमें इन्हें अरेंज करना है। चलिए पहले आपको दिया गया, सबसे पहले कौन सी कमेटी है, फैजी कमेटी की बात की गई है। दूसरे नंबर पर केपी सिन्हा कमेटी है, तीसरे नंबर पर है चट्टोपाध्याय कमेटी, और चौथे नंबर पर है राधा कृष्णन कमेटी। तो इसे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में से अरेंज करना है। तो क्रोनोलॉजिकल जो ऑर्डर है तो उसके अकॉर्डिंग सबसे फर्स्ट नंबर पर क्या आएगा, पहले नंबर पर आएगी फैजी कमेटी, फर्स्ट नंबर पर आई फैजी कमेटी। फैजी कमेटी के बाद आएगी, फैजी कमेटी के बाद कौन सी कमेटी, जो राधा कृष्णन कमेटी है। इसके बाद आई केपी सिन्हा कमेटी, जिसे सिन्हा
कमेटी भी बोला जाता है। और इसके बाद आएगी चट्टोपाध्याय कमेटी। तो सबसे पहले पहली, चौथी, दूसरी और तीसरी इसका सीक्वेंस बनेगा। चलिए अब इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखते हैं तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट है, जिसमें सेम सीक्वेंस आपका दिया गया है, पहला, चौथा, दूसरा और तीसरा। तो ये इसका राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन 36 का ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। तो निम्नलिखित, इसमें भी आपको कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करना है। जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है उसी में आपको इसमें अरेंज करना है। तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग सबसे पहले आपका आता है ISBD, देन इसमें दिया गया MARC, सेकंड, थर्ड क्या होगा? थर्ड नंबर पर दिया गया है CCF है, और चौथे नंबर पर है रिसोर्स डिस्क्रिप्शन एंड एक्सेस RDA। तो ये चारों आपको दिया गया है। तो इसमें अरेंज करने की बात कही गई है। तो अरेंज इसमें सबसे पहले क्या आएगा? सबसे फर्स्ट नंबर पर आपका आया मार्क। सब पहले क्या है? पहले नंबर पर आपका आएगा, पहले आपका आया मार्क। तो इसमें सबसे पहले क्या है? मार्क। मार्क के बाद आएगा ISBD। मार्क के बाद क्या है? मार्क के बाद आता है ISBD, और ISBD के बाद CCF, और CCF के बाद आया रिसोर्स डिस्क्रिप्शन एंड एक्सेस, यानी एज इट इज़ जो आपको दिया गया है सेम सीक्वेंस इसका होगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में बिल्कुल राइट है। तो ऑप्शन ए क्या है? इसका राइट आंसर है दूसरा, पहला, तीसरा और चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। निम्नलिखित विषयों की, जो निम्नलिखित विषय है, जो सब्जेक्ट है, उनकी DDC संख्याओं को आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। कौन से क्रम में? जो आरोही क्रम है, यानी असेंडिंग ऑर्डर की इसमें बात की गई है। असेंडिंग ऑर्डर में इसे अरेंज करना है। जो DDC होता है, डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन, DDC की जो फुल फॉर्म होती है वो क्या है? डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। फुल फॉर्म भी इसमें पूछ ली जाती है, डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन। तो पहले नंबर पर फर्स्ट आपको दिया गया है बागवानी। फर्स्ट नंबर पर क्या है? बागवानी यानी हॉर्टिकल्चर। सेकंड है लोक प्रशासन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। थर्ड है आपका तत्व मीमांसा, मेटाफिजिक्स। फोर्थ नंबर पर आता है वनस्पति विज्ञान, जो बोटनी आपकी होती है। तो इसे आपको DDC के अकॉर्डिंग इसे आपको असेंडिंग ऑर्डर यानी आरोही क्रम में आपको इसे लगाना है। तो आरोही क्रम में सबसे पहले नंबर पर क्या आएगा? सबसे पहले आपका आएगा तत्व मीमांसा। तत्व मीमांसा यानी मेटाफिजिक्स। मेटाफिजिक्स आपका है। मेटाफिजिक्स के बाद आता है लोक प्रशासन यानी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बाद जो आएगा बोटनी यानी वनस्पति विज्ञान, देन आपका बागवानी जो हॉर्टिकल्चर है। तो इसका जो सीक्वेंस बनता है, सीक्वेंस इसका बनेगा थर्ड, सेकंड, फोर्थ और फर्स्ट। थर्ड, सेकंड, फोर्थ और फर्स्ट। तो तीसरा, दूसरा, चौथा, पहला इसका आपका राइट होगा। चलिए कौन सा ऑप्शन में आपको सेम सीक्वेंस मिलता है? ऑप्शन बी में सेम सीक्वेंस आपको देखने को मिल रहा है, तीसरा, दूसरा, चौथा और पहला। तो ऑप्शन बी ही इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। निदानी शेल्फ पर रखी निम्नलिखित वर्ग संख्याओं वाली पुस्तकों का सही अनुक्रम क्या होगा? तो सही अनुक्रम इसमें कौन सा होगा? तो सही अनुक्रम इसमें आपको बताना है। पहला है 2:51, दूसरा 232, तीसरा 2:40 और चौथा आपका 2 आपको 65 आपको दिया गया है। तो इसमें आपको ये अरेंज करना है। तो इसमें अरेंज करेंगे तो सबसे पहले आपका आएगा 2:46 के बाद आएगा 2-N65, देन आपका 232, उसके बाद 251। तो तीसरा, चौथा, दूसरा, पहला इसका सीक्वेंस बनेगा। तो इसका राइट आंसर क्या आपका? इसमें ऑप्शन डी बिल्कुल राइट है, तीसरा, चौथा, दूसरा और पहला। तो क्वेश्चन नंबर 39 का ऑप्शन डी राइट आंसर है। ऑप्शन डी क्या होगा? इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40।
क्वेश्चन 14 में दिया गया निम्नलिखित को उनके प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार व्यवस्थित करें। तो इनका जो पहला पब्लिशन जो ईयर है, पहली बार जब ये प्रकाशित किए गए तो उस ईयर के अकॉर्डिंग ही आपको इन्हें अरेंज करना है। सबसे पहले आपको पहले नंबर पर दिया गया ड्यूई दशमलव वर्गीकरण यानी डीडीसी। डीडीसी आपका डेविड एशिमल क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट सेकंड नंबर पर दिया गया सीसी जो कि कोलन वर्गीकरण होता है। थर्ड नंबर पर है यूनिवर्सल दशमलव वर्गीकरण यूडीसी। चौथा है लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस वर्गीकरण एलसी। तो इसमें अरेंज करना है आपको। अब आपका सबसे पहले कौन सा आएगा? सबसे पहले आपका आएगा डीडीसी। डीडीसी जो डेविड एशिमल क्लासिफिकेशन है। डेविड एशिमल क्लासिफिकेशन के बाद आपका लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस वर्गीकरण है एलसी। ये आपका एलसी है। और एलसी के बाद आएगा यूनिवर्सल दशमलव वर्गीकरण यूडीसी। देन आपका सीसी जो कोलन वर्गीकरण है। तो इसका जो सीक्वेंस बनेगा ये बनता है पहला, चौथा, तीसरा और दूसरा। क्वेश्चन का जो ऑप्शन ए है बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 40 का ऑप्शन ए राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? क्वेश्चन नंबर 41। जो क्वेश्चन है ये 41 है। इसमें मिलान की बात कही गई है यानी मैच द फॉलोइंग अब आपके स्टार्ट हो गए। ये भी इंपॉर्टेंट है। मैच द फॉलोइंग भी आप क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो इसलिए आपको बोला जा रहा है आप ओल्ड पेपर परचेज कर लीजिए और अच्छे से अपनी तैयारी करिए। तो इसमें जो आपको क्लास आपके ओल्ड पेपर वाली हो रही है इसमें आपका जो टाइम है वो ज़्यादा कंज्यूम होगा और आपको कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें आपको करनी है। तो जितना जल्दी जितना ज़्यादा बार आप अपने ओल्ड पेपर कर लोगे उतना आपके लिए बेनिफिट आपका मिलने वाला है। तो एग्ज़ाम में इसका बेनिफिट आपको नेसेसरी है, ज़रूर आपको मिलने वाला है। तो इसके लिए आपको ओल्ड पेपर परचेज करने होंगे। ओल्ड पेपर का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा क्योंकि 2011 से 23 तक के सभी पेपर आपको एक जगह मिल जाएंगे मात्र 100 रुपये में। यानी जो केवल और केवल 100 रुपये में आपको 11 से 23 तक के सभी पेपर मिल जाएंगे। चलिए अब हम इसमें बात करते हैं। इसकी जो मिलान वाले क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग। इसमें सूची फर्स्ट और सूची सेकंड आपकी दी गई है, लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड। तो पहला है लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस। तो जो लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस है इसकी जो ईयर है वो कौन सी है? ईयर जो है इसकी 1800 कब 1800 है। और जो इंसडोक है इंसडोक तो इंसडोक की ईयर है 1952। और डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट है 1954। और इंपीरियल लाइब्रेरी कलकत्ता हो गई 1903। तो इसका सीक्वेंस क्या बना? चौथा, पहला, दूसरा, तीसरा, ये इसका सीक्वेंस बनता है। चलिए अब इसके ऑप्शन चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है जिसमें आपको सेम सीक्वेंस देखने को मिलेगा, चौथा, पहला, दूसरा, तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 में पूछा गया अब आपका फिर से मिलान वाला क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन अब आपके स्टार्ट हो चुका है। इसमें पूछा गया मैच द फॉलोइंग में 42 में सूची फर्स्ट और सूची सेकंड है। दो लिस्ट आपको दी गई है, सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से आपको मिलान करना है। तो पहले नंबर पर जो सी ए कट्टर है, सी ए कट्टर, तो इसमें सी ए कट्टर क्या है? ये आपका एक्सपेंसिव वर्गीकरण है। दूसरा है बी जेडी ब्राउन। जेडी जो ब्राउन है ये हो गया सब्जेक्ट वर्गीकरण यानी सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन। थर्ड नंबर पर आता है जो सी है एस आर रंगनाथन। तो एस आर रंगनाथन इसका क्या है? सी सी जो कोलन वर्गीकरण आपका है, कोलन वर्गीकरण या कोलन क्लासिफिकेशन। चौथा है डी जो एच ई बिल्स। एच ई बिल्स क्या है? बिब्लियोग्राफिक वर्गीकरण। तो इसमें जो सीक्वेंस बना ये आपका बना दूसरा, तीसरा, चौथा और पहला। चलिए अब इसका ऑप्शन चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है जिसमें सेम सीक्वेंस आपको मिल रहा है, दूसरा, तीसरा, चौथा और पहला। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। निम्नलिखित का मिलान करना है, मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन है। इसमें लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड दी गई है। सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान करना है। सूची फर्स्ट का किससे? सूची सेकंड से इसमें मिलान करना है। चलिए अब देखते हैं इसमें
चलिए सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मैच करना है तो सबसे पहले आपको दिया गया है सैंडोक। सैंडोक जो है, सैंडोक हो गया लघु उद्योग। सैंडोक क्या है? लघु उद्योग। और इनपाडोक, इनपाडोक जो होगा, इनपाडोक है आपका पेटेंट। और नेस्डोक, नेस्डोक क्या है? नेस्डोक हो गया सामाजिक विज्ञान। और इंसडोक यानी जो निष्क्रिय है, ये क्या है? विज्ञान, ये आपका विज्ञान। तो इसमें जो सीक्वेंस बना इसमें चौथा, तीसरा, पहला और दूसरा, चौथा, तीसरा, पहला और दूसरा, ये आपका बनता है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है, जिसमें सेम सीक्वेंस आपको मिला, चौथा, तीसरा, पहला और दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। इसमें निम्नलिखित का मिलान करना है आपको। मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन है। लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड दोनों दिया गया आपका। सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मैच करना है। चलिए इसमें मिलान करना है सूची फर्स्ट का सूची सेकंड के साथ। तो पहला आपको दिया गया, फर्स्ट नंबर पर है अब आपका वृद्धतम संख्याओं के लिए सर्वोत्तम पुस्तक है। ये किसकी है? ये थी मेलविल डेवी की। किसकी? मेलविल डेवी। तो इसमें आपका चौथे नंबर पर आपका मेलविल डेवी दिया गया, ये आपका बिल्कुल सही है, मेलविल डेवी हो गया। नेक्स्ट आगे अब आपका दिया गया है दूसरे नंबर पर पुस्तकालयों समेत पुस्तकालय समस्त विद्यालय कार्य का क्या है? हृदय है, हार्ट है। यह आपका हो जाएगा HE, यह आपका S राधाकृष्णन। फिर आपका पुस्तकालय विज्ञान में प्रथम PhD ये है DB कृष्ण राव। और इसके बाद आपका बचता है लास्ट जो है राष्ट्रीय पुस्तकालय भारत का प्रथम पुस्तकालय अध्यक्ष, ये कौन है? BS केशवन। तो इसका जो सीक्वेंस बना आपका, सीक्वेंस बनता है चौथा, तीसरा, पहला और दूसरा। तो इसका राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन डी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन 45 है अब आपका। इसमें भी आपका सेम है, मिलान, मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन है। निम्नलिखित का आपको मिलान करना है लिस्ट फर्स्ट का लिस्ट सेकंड के साथ। लास्ट क्वेश्चन आपका मैच द फॉलोइंग वाला है, ये सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान करना है। तो पहला आपको दिया गया है बुक्स इन प्रिंट। बुक्स इन प्रिंट क्या है? व्यापार वाणिज्य सूची। फिर आपका सेकंड नंबर पर वर्ल्ड ऑफ लर्निंग। वर्ल्ड ऑफ लर्निंग क्या है? निर्देशिका डायरेक्टरी। तीसरा है किसिंग रिकॉर्ड ऑफ वर्ल्ड इवेंट्स। तो ये क्या होगा? ये आपका है न्यूज़पेपर डाइजेस्ट। चौथा है फोल्डर गाइड टू इंडिया, फोल्डर गाइड टू इंडिया। तो ये हो जाएगा आपका ट्रैवल गाइड। तो इसमें जो आपका सीक्वेंस बनता है, ये बना दूसरा, पहला, चौथा और तीसरा। चलिए देखते हैं कौन से ऑप्शन में सेम सीक्वेंस मिलेगा। तो सेम सीक्वेंस आपको ऑप्शन ए में मिला, दूसरा, पहला, चौथा, तीसरा, यही क्या है? राइट आंसर होगा। चलिए आगे अब देखते हैं। इसमें दिया गया आपका पैसेज अब आपका आ गया। नीचे दिए गए अनुच्छेद, जो परिच्छेद को आपको पढ़ना है और परिच्छेद के बारे में अपनी जो समझ है उसके आधार पर नीचे दिए प्रश्न जो 46 से लेके 50 का उत्तर आपको देना है। चलिए देखते हैं इसमें परिच्छेद में क्या पूछा गया है। प्रौद्योगिकी के रूपांतरणों तथा प्रगति के साथ साथ संचार माध्यम का उदीकास हुआ है। मानव की प्रेषण के लिए अंतर्जात जरूरत ने सूचना के वैश्विक संचारण के प्रथम माध्यम मुद्रण प्रेस की ओर अग्रसर किया और इसके तुरंत बाद रोटरी मुद्रण प्रेस का आगमन हुआ। परंतु सूचना की जरूरत का हमेशा ही निरंतर विकास होता रहा है, जिससे कि आविष्कारों, उदाहरण के लिए टेलीग्राफ को तरंगों द्वारा सूचना संचारण के लिए टेलीग्राफ को तरंगों द्वारा सूचना संचारण के लिए अपनाना पड़े। निसंदेह रेडियो समाज की महान प्रौद्योगिकी तथा लोकांतरिक
उन्नतियों में से एक है, परंतु इसमें कोई शक नहीं है कि टेलीविज़न मैक्लुहेन के टेलीविज़न जनजाति के अस्तित्व के विचार को वास्तविकता बनाने में सफल रहा है। बड़ी कंपनियां जो लगभग एकाधिकारी विधियों के द्वारा सूचना अभिगम्यता को नियंत्रित करती जनमाध्यम विशेष रूप से टेलीविज़न को नियंत्रित करने के लिए भीषण लड़ाइयाँ उत्प्रेरित करती है। चौथी शक्ति सूचना का संकलन, प्रसार एवं प्रचुर मात्रा में संरक्षण करती है। यह सूचना विषयगत रूप से विविध होती है और व्यापक प्रकार के रूप और माध्यमों में विद्यमान रहती है। इतनी महत्वपूर्ण व्यापारिक परिसंपत्ति को नियंत्रित करने के लिए लगभग सभी टेलीविज़न प्रसारकर्ताओं ने प्रलेखन सेवा की स्थापना की है, जो कि पत्रकारों की सूचना संबंधी जरूरतों को संतुष्ट करने और फर्म की बौद्धिक तथा सांस्कृतिक धरोहर को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार होती है। प्रलेखन केंद्र भिन्न वर्गों के प्रलेखों, विविध मीडिया तथा अंतिम उपभोक्ताओं की भिन्न भिन्न जरूरतों से जुड़े विशाल प्रलेखन जाल के मात्र दृश्यमान पहलू है। प्रलेखन संरचनाओं का कंप्यूटरीकरण वास्तविकता है जिसे प्रलेखनकर्ताओं तथा संचार वैज्ञानिकों के बीच सूचना के अविरत विनिमय द्वारा कायम रखा जाता है, जिसका लक्ष्य सूचना का अभिरक्षण और प्राचलिक मानक समूह के माध्यम से इस सूचना के अभिगम्यता को सुनिश्चित करना है। विषयगत वर्णन शब्दों को श्रवण दृश्य प्रलेखों में दृश्यमान तथा निर्दिष्ट विषय वस्तु का सुस्पष्टता से वर्णन करना चाहिए। विषयगत पहचान का विशेष महत्व होता है क्योंकि सूचना अभिगम्यता का यह सामान्य तरीका है। इन क्षेत्रों के लिए भिन्न टेलीविज़न कंपनियां भिन्न मालिकाना तथा तदर्थ औजारों का उपयोग करती है। जहां शब्दावली को नियंत्रित करने के लिए थिसारस फार्मूले का उपयोग किया जाता है। मुखाती वर्गीकरणों पर आधारित औजार विकसित करने के उद्देश्य से परीक्षण भी किए गए हैं। यह तथ्य कि इस प्रकार के प्रलेख द्वारा प्रस्तुत चुनौतियों को समझने के लिए श्रव्य दृश्य सूचना का दो भिन्न परिप्रेक्ष्यों से विश्लेषण किया जाना चाहिए, इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। दृश्यमान तथा शब्दाडंबरपूर्ण सूचना कभी कभी पूरक होती है और सूचना प्रबंधन को इसका अध्ययन और विश्लेषण करना चाहिए। ध्वनि और दृश्य ट्रैक संयुक्त सूचनात्मक संदेश का सर्जन करते हैं, परंतु यह भी बहुत सामान्य बात है जब दोनों काफी भिन्न अर्थ उत्पन्न करने में योगदान करते हैं। तो क्वेश्चन है अब इससे क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है, सूचना के वैश्विक संचारण के लिए प्रथम माध्यम कौन सा था? तो पहला जो मीडियम था वो कौन सा था? ऑप्शन ए रेडियो, रॉन्ग। ऑप्शन बी मुद्रण प्रेस, राइट। ऑप्शन सी टेलीविज़न, रॉन्ग। ऑप्शन डी टेलीग्राफ, ये भी रॉन्ग। तो पहला क्या था? जो पहला माध्यम था वो था आपका मुद्रण प्रेस, ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47, टेलीविज़न प्रसारण फर्मों की बौद्धिक तथा सांस्कृतिक धरोहर किसके द्वारा कायम रखी जाती है? तो किसके द्वारा ये कायम रखी गई है? ऑप्शन ए संचार मीडिया। नेक्स्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी पत्रकार, ऑप्शन बी क्या है? पत्रकार, रॉन्ग। ऑप्शन सी टेलीविज़न, राइट। ऑप्शन डी प्रलेखन सेवा की स्थापना से, ये रॉन्ग। तो राइट आंसर किसके द्वारा कायम रखी गई है? टेलीविज़न जो टीवी है उसके द्वारा ये कायम रखी गई है। तो जो एक 46 से जो 50 तक क्वेश्चन है, अगर आपने जो अनुच्छेद आपको दिया गया इसे आपने ध्यान से पढ़ लिया तो इसी से आपके क्वेश्चन बन जाएंगे। जो आपको परिच्छेद ये आपको मिला है इसी से आपके क्वेश्चन बनते हैं। परिच्छेद को आपको ध्यान से पढ़ना होता है और उसी से आपके क्वेश्चन इसमें मिल जाते हैं अगर आपने परिच्छेद अच्छे से कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48, प्राचलों के मानक समूह की जरूरत किसके लिए होती है? जो प्राचलों का जो मानक समूह है, जो स्टैंडर्डाइज जो समूह है उसकी जो ज़रूरत है
उसको ज़रूरत किसके लिए होती है? ऑप्शन ए प्रलेखन केंद्रों की स्थापना, रॉन्ग। ऑप्शन बी उपयोक्ताओं की विविध ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, रॉन्ग। ऑप्शन सी सूचना की अभिगम्यता और परिरक्षण, राइट। ऑप्शन डी प्रलेखों का विनिमय, रॉन्ग। तो राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन सी राइट है। सूचना जो इंफॉर्मेशन है उसकी जो अभिगम्यता और जो परिरक्षण है, ये राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49। सूचना जो इंफॉर्मेशन सुव्यवस्थित करने के लिए टेलीविज़न कंपनियां कौन से औजार का या जो टूल होता है उनका प्रयोग करती है? ऑप्शन ए थिसोरी। क्वेश्चन 49 का ऑप्शन ए है आपका थिसोरी। नेक्स्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी दिया गया अब आपका थिसोरी बिल्कुल राइट है। ऑप्शन बी है मुखाशित वर्गीकरण, रॉन्ग। ऑप्शन सी गैर मुखाशित वर्गीकरण, रॉन्ग। ऑप्शन डी विषयगत वर्ण शब्द, ये भी रॉन्ग। तो राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन ए थिसोरी बिल्कुल राइट आंसर है। तो जो यूज़ किया जाता है थिसोरी का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। श्रव्य दृश्य सूचना का विश्लेषण या एनालिसिस किस लिए करना चाहिए? तो किसके लिए एनालाइज करना चाहिए? जो ऑडियो, जो श्रव्य दृश्य क्या है आपका? जो ऑडियो विजुअल आपका है, ऑडियो विजुअल इंफॉर्मेशन का जो एनालाइज्ड है वो क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए सूचना प्रबंध, रॉन्ग। ऑप्शन बी ऐसे प्रलेखों द्वारा प्रस्तुत चुनौतियों को समझने के लिए, राइट। ऑप्शन सी ध्वनि तथा दृश्यमान ट्रैक के सहयोग हेतु, रॉन्ग। ऑप्शन डी भिन्न स्थानों से सूचना ढूंढने के लिए, ये भी रॉन्ग। तो राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन बी राइट है, ऐसे प्रलेखों द्वारा प्रस्तुत चुनौतियों को समझने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 50 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। चलिए ये आपका लास्ट क्वेश्चन था आज जो हमने पेपर किया। ये जो पेपर है हमारा प्रीवियस ईयर का जो हम पेपर करें, पहला पेपर आज का था हमारा जून में 2011 में जो पेपर हुआ था। तो चलिए जो लाइब्रेरी साइंस के अगर आप बुक परचेज करना चाहते हो ओल्ड पेपर की, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। बुक की कीमत रखी गई है 100 रुपये। बुक आपको दोनों लैंग्वेज में मिलेगी। अगर आपको इंग्लिश लैंग्वेज में चाहिए, मीडियम जो है आपका हिंदी है, तो आप हिंदी वाली बुक परचेज कर सकते हैं। अगर आपको इंग्लिश मीडियम आपने इंग्लिश रखा है, इंग्लिश में आप तैयारी कर रहे हो, तो आप इंग्लिश की बुक आप परचेज कर सकते हैं। दोनों की जो कीमत है 100 रुपये रखी गई है। दोनों बुक की जो कीमत है वो 100 रुपये है। जो उनसे आप चाहते हो, जिसमें आप तैयारी कर रहे हो, प्रिपरेशन कर रहे हो, वो आप परचेज कर सकते हो। चलिए वीडियो आपको कैसी लगी वो आप कमेंट करके ज़रूर बताने का। जो भी बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। वीडियो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।